बच्चों, वेलकम अगेन। तो आप सबका अगेन दोबारा से स्वागत है हमारे ही चैनल के अंदर। तो आज की वीडियो में बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक से कम रिएक्टिव क्यों हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसके रीजन हम लोगों ने देख लिए थे। ये वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसको हम लोग कितने डिफरेंट मैकेनिज्म से, कितने डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। राइट एवरीवन, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हेडिंग बना लेते हैं पहले यार, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यस और नो? यस। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास रहेगा टाइप्स ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एरोमेटिक nucleophilic substitution reactions. Types of aromatic nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions. अब बात करेंगे भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो कितने टाइप के है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, तो अगर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये 3 मैकेनिज्म से पॉसिबल होता है यार। इसके अंदर पहला हम लोगों को दिखाई देगा ARSN1। ये फर्स्ट तरीका होगा अपने पास, बाद में डिटेल में बात करेंगे इस तीनों के बारे में पूरी डिटेल के अंदर। सेकंड हमारे पास रहने वाला है, सेकंड हमारे पास रहेगा ARSN2। ये सेकंड वे होगा जिसके द्वारा हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे यार। और थर्ड हमारे पास रहेगा थ्रू बेंजाइन। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं जिनके द्वारा आप लोग ये स्टडी करोगे भी इन तीनों मैकेनिज्म के द्वारा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा अपने पास। राइट एवरीवन, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ARSN1 के बारे में बात करेंगे, फिर ARSN2 के बारे में, फिर बेंजाइन के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। इतनी डिटेल में बात करेंगे भी इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर जितना करवाया जा रहा है अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप लोग इससे रिलेटेड हर प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। राइट एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ARSN1 के बारे में। राइट एवरीवन, तो चलिए मूव करते हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ARSN1। तो पहले ये देखें ARSN1 होता क्या है। तो ARSN1 का मतलब क्या हो गया, AR का मतलब हुआ एरोमेटिक, S का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब रहेगा न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब क्या रहेगा, यूनिमॉलिक्यूलर। तो इसका मतलब ARSN1 का कंप्लीट नाम क्या बन गया, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं एरोमेटिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब जैसे आप सब जानते हो भी, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना रहेगा, 1 रहेगा। वो पता लगेगा जब हम लोग ARSN1 के बारे में पढ़ेंगे यार। राइट, तो स्टूडेंट्स, तो ये जो ARSN1 है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है ये पॉसिबल किन के अंदर है। एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत टाइप के होते हैं यार, क्या हर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ARSN1 पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं लिखना चाहूंगा ARSN1 में क्या होगा भी, किस फैमिली में पॉसिबल है पहले वो लिखते हैं। पॉसिबल इन बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड। तो जो बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड है या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिख देता हूं यहां पे, बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड लिखना, कंपाउंड लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड है उसके अंदर अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो ARSN1 मैकेनिज्म से होगा। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन तो बोल दी, अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से सुनना यार। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जो बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप लोग देखोगे यार,
अब उनके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो ARSN1 से होगा, ठीक है, ये मानते हैं, पर एक चीज का ध्यान रख लेना कि हर बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड के अंदर हर रिएक्शन ARSN1 से नहीं होगा यार। मतलब बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड की कुछ रिएक्शंस, कुछ लिमिटेड रिएक्शन ARSN1 के थ्रू होंगी। तो ब्लाइंडली ये नहीं कर लेना भाई जहां पे बेंजीन डाइजोनियम दिखाई दे भी हम लोगों ने ARSN1 को चिपका दिया, ऐसा नहीं करना, राइट। तो ये चीज बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, कॉपी पे लिख भी लेना इस पॉइंट को यार। अब ये देखते हैं बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड होता क्या है। अब तो ये आता है सर, ये इसके बारे में बता दो। तो बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड क्या है? बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली आपके पास N2 लग जाता है और यहाँ पे N2 के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी नेगेटिव हो सकता है, तो ये वाली जो स्पीशीज है ना, ये वाली जो स्पीशीज है, इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम। ये बेंजीन डाइजोनियम है। इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को ये भी समझ आ जाएगा भी चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है। बेंजीन डाइजोनियम में पता है क्या, ये बेंजीन था, बेंजीन के साथ आप लोगों ने N2 को अटैच किया। अब N2 आप लोगों को सबको पता है भी N2 में नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है यार। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया मैंने। अगर आप लोग इस नाइट्रोजन को देखोगे, ये वाले नाइट्रोजन को, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं इसके साथ? 4 बॉन्ड बन रहा है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनते हैं तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, राइट। तो ये होता है हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम। अब इनके अंदर जो रिएक्शन ARSN1 से हो रही होंगी उनके बारे में देख लेते हैं और ये भी देखेंगे भी किस तरीके से मैकेनिज्म हमारे पास चलता है, राइट एवरीवन। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? चलिए देखो, और इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं ARSN1 के यार, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मजेदार मैकेनिज्म है। और जब आप लोग कुछ बच्चे मैकेनिज्म पढ़ते हैं उनके दिमाग में डाउट भी आता है। डाउट क्या आता है? सर जो आप लोग बता रहे हो सच में ऐसा होता है कि आप लोग ऐसे बता रहे हो? मैंने बोला जो बताऊंगा ना उसका एविडेंस भी दूंगा, उसका सबूत भी दूंगा आप लोगों को भी। आप लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हो भी ये वाला रिएक्शन इसी मैकेनिज्म से जा रहा होगा यार, राइट। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना यहाँ पे। चलो देखो, अगर हम लोग इस मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि इसका जो मैकेनिज्म हो रहा है ARSN1 का, वो 2 स्टेप में होता है। पहला पॉइंट 2 स्टेप्स में होगा। तो एक एक स्टेप को बारे में स्टडी करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं स्टेप 1 के बारे में। स्टेप 1 में क्या होता है? पहले वाले स्टेप के अंदर क्या होता है वो दिखेगा। आपने जैसे डाइजोनियम लिया, ये डाइजोनियम था, अब इसके अंदर मैंने डाइजोनियम बना दो, पहले आप लोग डाइजोनियम बना दो, और ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके एविडेंस को भी साथ साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इनमें से किसी भी नाइट्रोजन को ना आइसोटॉपिक बना दो। आइसोटॉपिक का मतलब आप लोगों को पता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो मैंने बाय डिफॉल्ट ना ये मान लिया अभी ये वाला जो नाइट्रोजन मैंने लिया था ना, ये वाला जो नाइट्रोजन था, चाहिए इस वाले नाइट्रोजन को बना लो, जो आपकी इच्छा है उसको बना लो। मैंने क्या किया, इस वाले नाइट्रोजन को 15 वाला बना दिया। मतलब ये वाला नाइट्रोजन तो वो है जिसका मास नंबर 14 है और ये वाला नाइट्रोजन वो है जिसका मास नंबर 15 है, ठीक है। तो स्टेप 1 के अंदर क्या होगा? स्टेप 1 के अंदर क्या होगा? पहले वाला स्टेप ना रिवर्सिबल होता है, ये चीज का ध्यान रखना। पहले वाले स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो लीविंग ग्रुप है ना, ये लीव कर जाएगा, ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा, कर गया। जैसे ये लीविंग ग्रुप लीव किया तो आपके पास क्या बनता हुआ दिखाई देगा? बेंजीन रिंग है यहाँ पे, तो रिंग के कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ से क्या लिबरेट हो गया हमारे पास? N2 बाहर निकल गया, N2 निकल गया। और जो N2 निकला था उसमें से एक नाइट्रोजन कौन से वाला था? 15 वाला था यार। तो इसका मतलब पहले वाले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करेगा और ये वाला स्टेप बेटा ये स्लो स्टेप है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन का RDS हुआ। तो अगर लीविंग ग्रुप पहले लीव करेगा तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब सोचो, कार्बोकेटाइन तो बन गया, क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है? अरे नहीं यार, कहाँ स्टेबल है बताओ? ये कार्बोकेटाइन नहीं स्टेबल यार, इसको मैं अनस्टेबल लिखूंगा यार। अनस्टेबल कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में आता है। अरे भाई रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन तो बहुत ही अनस्टेबल है। बिल्कुल बात है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल की कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं। तो हम लोगों ने तो ऑर्गेनिक के अंदर यार इतना टाइम लगा दिया और ये पढ़ रहे हैं हम लोग भी, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट तो तब बनेगा अगर वो स्टेबल होगा। यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन बना रहे हो और वो बना रहे हो जो स्टेबल है भी नहीं। सर ये तो गड़बड़ी वाली बात है, फिर तो ये बनना ही नहीं चाहिए। मैंने बोला अनस्टेबल है फिर भी बनेगा। उसके पीछे पता रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है इसका, ये जो N2 बैठा हुआ है ये रीजन है। क्यों रीजन है? क्योंकि ये एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है।
इतना जबरदस्त लिविंग ग्रुप है कि ये बेंजीन रिंग को छोड़कर एकदम से भागने के लिए तैयार रहता है, इसकी दोस्ती नहीं हो पा रही रिंग के साथ यार। तो ये कार्बोकेटाइन के बनने के पीछे ये जो लगा हुआ है ना, ये इसकी लिविंग एबिलिटी है भी। ये बड़े आसानी से निकल जाता है, अगर इतनी जल्दी निकलता है कि जहां पे कार्बोकेटाइन कंस्टेबल होता है वहां पे भी कार्बोकेटाइन बना के चला जाता है वो। राइट, मेरी बात समझ आई भी क्यों निकल पा रहा है? क्यों निकल पा रहा है? क्योंकि बहुत ही एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है, फटाफट निकलता है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चला जाता है। राइट, ये हो गया। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप 2 में बात करेंगे आप। अब स्टेप 2 में देखो, अब स्टेप 2 में क्या होगा? जिस कार्बन के ऊपर बस काम खत्म हो चुका है अपना यार, तो रिंग का ये वाला आइटम पॉजिटिव चार्ज बन चुका था। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाले आइटम के ऊपर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। सेकंड वाला स्टेप हम लोग फास्ट की कैटेगरी में रखेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव सेंटर है, तो पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करके रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बनता हुआ हम लोगों को दिख गया भी, हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। देखो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? ये तो क्लियर है भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और ये बात भी क्लियर है भी कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में हो रहा है। ये पॉइंट भी क्लियर है भी इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। अब ये जान लो भी इसको ARSN1 क्यों बोलते हैं। तो आप लोग सोच के देखो, अगर मैं इसके रेट का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो आप सभी जानते हो ना बेटा, रेट किस पे डिपेंड करता है? जो स्लो स्टेप होता है उसके रिएक्टेंट के पे डिपेंड करता है। तो जो स्लो स्टेप है वो ये है, तो स्लो स्टेप का रिएक्टेंट कौन सा है? डाइजोनियम है। तो इसका मतलब जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो सारे का सारा डाइजोनियम की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा यार। तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब रिएक्शन कौन सा हो गया? यूनिमोलिकुलर हो गया अपने पास। राइट, तो ये भी समझ आ गया होगा इसको यूनिमोलिकुलर हम लोग क्यों बोलते हैं। एक चीज और है, एक चीज अभी भी मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है सर? बाकी तो सारा जच गया, बाकी सारा जच गया, एविडेंस नहीं जचा। आपने बोला था भी एविडेंस दूंगा मैं, आपने एविडेंस तो दिया ही नहीं। हम कैसे माने भी ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा जो अनस्टेबल था? हम तो मान नहीं पा रहे। मैंने कहा वेट करो, अब इसका एविडेंस देखो। इसका एविडेंस पता क्या है? इसका एविडेंस ये है भी जब ये रिएक्शन हो रहा था, जब ये रिएक्शन हुआ, आफ्टर सम टाइम जब मैंने रिएक्शन वेसल को चेक किया ना, मेरे को ये वाला डाइजोनियम मिला, ये वाला डाइजोनियम। आफ्टर सम टाइम जब मैंने रिएक्शन वेसल को चेक किया और उसके अंदर प्रेजेंट हुई चीजों को एनालाइज किया, तो मेरे अंदर ये वाला डाइजोनियम मिला उस रिएक्शन वेसल के अंदर। कुछ डाउट आ रहा है? ये थोड़ा समझ कम आ रहा है, बता रहा हूं, देखो सुनो तो सही ध्यान से यार। आप लोग देखो आपने क्या किया था। आपने जब रिएक्शंस किया तो आप लोगों ने ये वाला डाइजोनियम यूज किया। तो रिएक्शन वेसल के अंदर जब भी डाइजोनियम मिलना चाहिए था वो ये वाला मिलना चाहिए था। ये वाला डाइजोनियम मतलब कौन सा? जिसमें रिंग के साथ जो नाइट्रोजन लगा हुआ है वो 15 वाला अटैच ना हो, क्योंकि 15 वाला तो बेटा अलग पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन रिंग के साथ अटैच है वो तो 14 वाला है अपने पास यार। बट जब रिएक्शन हुआ, कुछ रिएक्शन कुछ टाइम के लिए चला होगा, और आफ्टर सम टाइम जब मुझे एनालाइज किया तो मुझे, आप सोचो मुझे क्या मिलना चाहिए था? मुझे एक तो ये जो प्रोडक्ट बना वो मिलना चाहिए था, और कुछ जो रिएक्टेंट बच गया होगा वो मिलना चाहिए था। मेरे को ये वाला रिएक्टेंट भी मिल गया, ये चीज भी मिली। अब आप सोच के देखो ये कैसे मिल रही है यार। डाइजोनियम मैंने ये लिया था, ये कैसे मिल पा रहा है? इसी का मिलना ये प्रूफ कर रहा है भी ये रिएक्शन ARSN1 मैकेनिज्म से होके गया। पता है क्यों? देखो कैसे। इस पॉइंट पे काम करो। ये पॉइंट क्या बेटा? रिवर्सिबल था। जब लिविंग ग्रुप निकला कार्बोकेटाइन बना, जब ये कार्बोकेटाइन बना होगा तो रिएक्शन वापस भी आया होगा। रिएक्शन वापस आने का मतलब क्या हो रहा है? भी इस कार्बोकेटाइन के ऊपर दोबारा से N2 ने आके जुड़ा होगा। तो जब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर दोबारा से N2 जुड़ रहा होगा तो उस नाइट्रोजन के, उस N2 के जुड़ने की 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो वो 14 वाले के थ्रू जुड़ सकता होगा या फिर 15 वाले के थ्रू जुड़ सकता होगा। अगर वो 14 वाले के थ्रू जुड़ेगा फिर तो बेटा ये वाला बन जाएगा। जब वो 15 वाले के थ्रू जुड़ेगा तब ये वाला बन जाएगा। तो अगर मुझे ये मिल रहा है, अगर ये मिल रहा है, इसका मतलब पहले ये बना होगा ना यार। वो हाँ या ना बोलो यार, पहले ये मिला होगा, बना होगा ना यार। अगर पहले ये बनेगा तभी 15 वाला इससे जुड़ सकता है यार। अगर ये बनेगा ही नहीं फिर 15 वाला नाइट्रोजन बताओ इससे कैसे जुड़ सकता है यार। कहने का मतलब पहले यहां से N2 निकला होगा, डिटैच हुआ होगा, और बाद में आके अटैच हुआ होगा, तब जाकर ये वाला रिएक्टेंट मेरे को मिलता हुआ दिखेगा।
तो यहां से ये चीज डेफिनेटली प्रूव हो रही है, ये जो मैकेनिज्म जा रहा है वो इस इंटरमीडिएट के थ्रू होकर ही निकल रहा होगा, इसका कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। राइट एवरीवन, क्या यहां तक बात सबको समझ आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब ये इसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, जो 2 या 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 और 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उनके बारे में बात कर लेते हैं। राइट, अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे डाइजोनियम बनाया, ठीक है, ये डाइजोनियम था, तो N2 मान लो Cl बना दिया, ठीक है, तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बन चुका है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन चुका है। अब इसकी हम लोग कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो वो रिएक्शन कौन कौन सी हैं। मैंने इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवा दिया, मैंने इसका रिएक्शंस अजाइड आयन के साथ करवाया N3 नेगेटिव, मान लेते हैं इसका रिएक्शन X नेगेटिव के साथ करवा रहा हूँ, और यहाँ से इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा दिया। ये 4 रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि जब भी डाइजोनियम का रिएक्शन आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने का चांसेस होगा यार, राइट। तो क्या करोगे, लीविंग ग्रुप को यहाँ से निकाल दोगे और ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। तो पहले वाले केस में न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, वाटर पूरे का पूरा आएगा, और जब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो रिंग के साथ डायरेक्टली क्या अटैच हो जाएगा, OH, और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा N2 यार, N2 साइड प्रोडक्ट निकलेगा। सेकंड वाले केस में देखो कौन आ रहा है, अजाइड आयन आ रहा है, तो इसका मतलब रिंग के ऊपर डायरेक्टली क्या लग जाएगा, N3, और क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। अगली वाली रिएक्शन में देखो यार, न्यूक्लियोफाइल कौन आ रहा है, X नेगेटिव आ रहा है, तो रिंग के ऊपर डायरेक्टली लग जाएगा X और N2 निकल जाएगा यार। अगली रिएक्शन में कौन आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, तो जब अल्कोहल अटैक करेगा तो अल्कोहल पूरे का पूरा ही रिएक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता होता है, और जब अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो रिंग के साथ डायरेक्टली क्या लग जाएगा, OR। राइट एवरीवन, क्या सबको मेरी बात क्लियर है? तो हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, पूरा डिटेल में हम लोगों ने बात कर ली। अगली वीडियो में बात करेंगे ARSN2 के बारे में।